नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए आपको 5 लखनऊ में दिवंगत पत्रकारों ने परिवारों को सीएम योगी ने आर्थिक मदद की है। सीएम योगी ने पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख की सहायता राशि दी है और कहा है कि कोरोना काल में पत्रकारों ने बेहतर काम किया। मीडिया कर्मियों ने जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसमें कई पत्रकारों की मृत्यु भी हो गई। वैक्सीन लगा जैसे मानव हानि, जनहानि हर जगह हो रही थी, उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे, उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए थे। और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी, उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए। 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई। आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये एक छोटी राशि है, लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में कि सरकार इस संकट के दौर में आप अकेले नहीं हैं। आप मीडिया ही केवल आपके साथ, मीडिया परिवार तो आपके साथ है ही, लेकिन मीडिया परिवार के साथ साथ सरकार भी उसी रूप में आपके साथ में है। जैसे वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना, यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं। स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई, उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है
प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2-2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे। वहीं गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चंद्रलोक कुष्ठ सेवा आश्रम में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भाजपा कार्यकर्ताओं और कुष्ठ रोगियों के साथ सुना। इसी के साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कुष्ठ सेवा आश्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कुष्ठ रोगियों में फल और मिष्ठान का वितरण कराया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हम लोग हर वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी कुष्ठ रोगियों के बीच आकर फल और मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आज विभिन्न स्थानों की बात बताई गई है। जैसे कर्नाटक में सुपारी के रेशे से किस प्रकार से वहां के लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बताया गया। बांस के रेशे से किस प्रकार से उद्योग स्थापित हुआ है। जब भारत सरकार ने पुराने नियम को जो अंग्रेजों के समय से चल रहा था उसको बदल कर करके बम्बू वेस्ट लोगों को उसका उपहार दिया है। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में जो गोरखपुर में स्थित है। अगली खबर ताज नगरी आगरा से, जहां पर आगरा में लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम की लोगों ने काफी प्रशंसा की। वहीं लोगों ने सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ भी की। वहीं कोरोना प्रबंधन को लेकर भी लोगों ने पीएम मोदी की तारीफ की। दूसरी ओर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग भी की गई। आगरा के लोगों ने भी मोदी जी के मन की बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। इन लोगों से जानते हैं कि इन्होंने मोदी जी द्वारा मन की बात के कार्यक्रम जो सुना, क्या क्या बातें उन्होंने देखी और अपने द्वारा मन की बात में क्या कहना चाहते हैं। मैडम मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपने मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुना जी, तो क्या ऐसी अच्छाई देखने को मिली आप आज के कार्यक्रम में, और अपनी कोई ऐसी बात कहना चाहें? जी, मोदी जी का मैंने प्रोग्राम देखा तो सबसे बड़ी बात उन्होंने अभी मैंने सुना योगा को आगे बढ़ाने का, कि योगा से क्या-क्या फायदे होते हैं, हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाता है, उस चीज को बाहर तक हम लेके जाएंगे। और जो कलात्मक क्षेत्र में जो हमारे बहुत अच्छे लोगों के अंदर टैलेंट है, उस चीज को वो व्यावसायिक रूप में सपोर्ट करने की उन्होंने बात कही थी, जो देश को काफी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और देश वहीं गाजियाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। आईटीएस कॉलेज जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल समेत शहर के कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने इस मंच का काफी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात
करके राजनीति से इतर सामाजिक दृष्टिकोण भी अपनाने की अपील की। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर पहुंचे। सुशासन दिवस के क्षेत्र लोग, सांसद, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम आरएन नुकुंज हॉल में धूमधाम से मनाया। अगली खबर अमेठी से, जहां अमेठी जिले के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। डीएम, एसपी, सीडीओ और सीएमओ ने केंद्रीय मंत्री का किया जोरदार स्वागत। स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट परिसर से 10 हेल्थ एटीएम मशीन का किया लोकार्पण। 16 लाख के 2 कचरा प्रबंधन केंद्र और गोबर गैस केंद्र का भी किया लोकार्पण। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित कई योजनाओं के दर्जनों लाभार्थियों को पीएम आवास की भी चाबी और घरौनी को वितरित किया। वहीं कोविड को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की। रामराज कुमार जगतपाल जी, एक बार आप ताली, आप तो थोड़ा सा ताली बजाते रहेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं ललितपुर, मुजफ्फरनगर, एटा, कन्नौज और हरियाणा के चरखी दादरी की। ये 5 तस्वीरें हैं जहां शहीद जवानों को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दी गई। इस मौके पर लोगों ने नम आंखों से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और शोक सांत्वना परिजनों का ढांढस भी बढ़ाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सभी शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। सिक्किम में दुर्घटना के बाद ये शहीद हुए थे। वही सिक्किम में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 16 जवानों ने शहीद हो गए। 16 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक जवान ललितपुर जनपद के सोजना गांव का रहने वाला था। चरण सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुआ था, जो कल सिक्किम में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। बता दें कि फौज में शामिल चरण सिंह के 2 जुड़वा बच्चे थे। जिस दिन दोनों जुड़वा बच्चों के जन्मदिन के केक काटने की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी दिन शाम को जवान के शहीद होने की खबर सामने आ गई। आज शहीद को नम आंखों से विदाई दी। वहीं मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने बेटे की साइकिल चोरी, विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। यूपी में चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भाई कोई साइकिल चोरी नहीं है, तो साइकिल चोरी तो चोरी है। मैं आप लोगों के कहना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में तो लूट, हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हर दिन आप देखिए सरकार में क्या हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो बच्चा था छोटा, चलो गया स्टेशनरी की दुकान पे गया था, साइकिल लेके साइकिल को चोरी करके ले गया। लेकिन चोरियां अगर मेरठ सहित उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कहाँ पर ऐसी मोटरसाइकिल चोरी है, गाड़ी चोरी, हर जगह की घटना आपको मिल जाएंगी। मेरठ की तो ये हालत है कि एफआईआर दर्ज करने में भी 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ता लगता है। एक हफ्ते की पेंडिंग केसेस चोरियों की एफआईआर की एप्लीकेशनें थानों में रखी रहती हैं। तो हमारा अपना कहना ये है कि हमारी साइकिल चोरी हो गई हमारे बच्चे की या हमारी, तो उससे मैं समझता हूँ अकेले मेरी नहीं है। मैं अगर अपनी अपनी बात कहने लगूँ तो ये बात गलत होगी। कम से कम आप इसका आंकड़ा उठा के देख लें, 1 महीने के सिर्फ मेरठ का कितनी चोरियां मेरठ में होती हैं। और कई बार पुलिस क्या करती है, अगर लूट और छिनैती भी होती है तो आप देखेंगे। अगली खबर मिर्जापुर जिले से, जहां पर विंध्याचल धाम, जहां प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरा में निराश्रितों और श्रद्धालुओं को, यात्रियों को रात्रि में ठहरने, उन्हें ठंड से बचने के लिए और उनको विश्राम के लिए जगह जगह रैन बसेरा बनवाए गए हैं।
रैन बसेरा की जमीनी हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम रात्रि में कई रैन बसेरों में जाकर जमीनी हकीकत जानी। विंध्याचल के बरतर तिराहा पर रात 10 बजे जैसे ही टीम पहुंचती है, वैसे ही वहां ड्यूटी में लगे कर्मचारी सक्रियता दिखाते हुए अलाव तापते नजर आए। विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का धाम है। बताते चले कि आज हम लोग यहाँ रैन बसेरा को देखने आए हैं कि क्या जमीनी हकीकत है। यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा की क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है, हम आकर के यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सुविधा यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई रजाई और गद्दा पड़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर लोग यात्री दर्शनार्थी आकर के रुक सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो कमरा है, जो हाल है, बहुत ही बेहतरीन और सुसज्जित तरीके से सजाया गया है और लोगों को रहने के लिए हर एक व्यवस्थाएं की गई है। हम ऐसे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था के लिए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। जी धर्मेंद्र कुमार, बताइए कि क्या कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी सर यहाँ पे 10 से सुबह 6 बजे तक। 10 से सुबह 6 बजे। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ सर सब व्यवस्था, पानी है और यहाँ रजाई है, गद्दा है, सब रजाई गद्दा की व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था है क्या? अलाव सर मोर्टिन जलता, अलाव तो जलवाते भी है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां 25,000 का इनामी शहाबुद्दीन गाजी को ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर एसओजी और पुलिस ने गैंग के लीडर गाजी सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कई महीनों से आरोपी अपने गैंग के साथ फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश करने में लगी थी। एसओजी शाहजहांपुर और थाना सदर बाजार की संयुक्त कार्रवाई में एक ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को, जिसमें उसका सरगना शहाबुद्दीन गाजी भी शामिल है, गिरफ्तार कर 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था ये गाजी, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था गिरफ्तारी में। और इनके कब्जे से 2 आधार कार्ड, 5 आधार कार्ड ऐसे जो कूटरचित हैं, और इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनकी मोडस ऑपरेंडाई ये थी कि हाई एंड जो दुकानें जहाँ पे मोबाइल्स मिलते हैं महंगे, वहाँ इनके ग्रुप का, गैंग का 1 सदस्य 2 सदस्य जाते हैं और वहाँ पे मोबाइल लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा सदस्य एक जगह बैठा रहता है, वहाँ उस जो दुकानदार है उसका मोबाइल नंबर लेके और उसका अकाउंट नंबर लेके और उस पर एक फर्जी NEFT का एक मैसेज डालते हैं ICICI बैंक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।